हेलो फ्रेंड्स, एसबी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिंबवाद टॉपिक को देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी के इमेजिज्म का हिंदी रूपांतरण शब्द बिंबवाद है, ठीक है, जैसे इमेज से बिंब बना और इमेजिज्म से बिंबवाद। 20वीं शती के आरंभ में अमेरिका और इंग्लैंड में बिंबवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ हुई? अमेरिका और इंग्लैंड में। कहा जाता है कि यह आंदोलन रोमांटिक आंदोलन की अतिशयता के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। इसके पुरस्कर्ताओं में टी.ई. हामू, इजरा पाउंड और रिचर्ड एल्डिंगटन आदि उल्लेखनीय हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न बनाया जाता है, एक तरफ वाद का नाम लिख कर दे दिया जाता है और एक तरफ या तो प्रवर्तक या फिर जो भी उसको आगे लेकर के गए हैं उनका नाम दे दिया जाता है कि कौन किस वाद से संबंधित है। तो ये तीनों नाम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। हम लोग को याद रखना है कि ये तीनों बिंबवाद से संबंधित हैं। आगे देखिए, ये बिंब रूप और गुणों के सादृश्य के आधार पर मन में जागृत होते हैं, ठीक है। बिंब विधान का मूल कार्य वस्तु, भाव, विचार को इंद्रिय गम्य बनाने के साथ साथ अप्रस्तुत व्यक्ति, रूप या घटना को प्रत्यक्ष कराना भी होता है, ठीक है। तो बिंब क्या है? रूप और गुणों के सादृश्य ये मन में जागृत होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई छवि जो बनती है वो मन में बनती है सर्वप्रथम। और उसका जो कार्य क्या होता है, जो व्यक्ति नहीं मौजूद है उसको भी वहां पर प्रस्तुत करके दिखाना या किसी रूप और घटना को भी प्रत्यक्ष कर देना। इसके अलावा देखिए, जो बिंबवाद का जो काम है वो बिंब का वो क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य है जो बिंब से का है, ठीक है, या बिंब से संबंधित है। तो बिंब क्या करता है? काव्यार्थ को स्पष्ट करना। बिंब का कार्य क्या है? काव्यार्थ को स्पष्ट करना। भाव संप्रेषण में सहयोग देना, यानी कि जो भाव किस प्रकार का भाव है उसको दूसरे तक पहुंचाने में सहयोग देता है कौन? बिंब। भाव को उत्तेजित करना, ठीक है, बिंबों के माध्यम से क्या होता है? भावों को उत्तेजित किया जाता है। वस्तु या घटना को वर्तमान में प्रत्यक्ष कराना और सौंदर्य और रूप को आकार देकर हृदयंगम कराना भी होता है। तो ये सारे काम होते हैं बिंब के, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में बिंब एक प्रकार का शब्द है। बिंब क्या है? बिंब एक प्रकार का शब्द है जो भाव गर्भित एवं कल्पना निर्मित होता है। बिंब कैसा होता है? बिंब भाव गर्भित होता है, यानी कि भाव से ही उत्पन्न होता है, और कल्पना निर्मित होता है, यानी कि कल्पना के माध्यम से कवि उसका निर्माण करता है। जैसे वन के सन्नाटे को व्यक्त करने के लिए यह कहना, पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर। तो ये वन के सन्नाटे को व्यक्त करने के लिए इस तरीके से पंक्ति को लिखना, ये जो है बिंबवाद को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, डॉक्टर अमरनाथ ने लिखा है कि यह यूरोप में एक आंदोलन के रूप में 20वीं शती के आरंभ में प्रतीकवाद की अस्पष्टता और रहस्यात्मकता तथा स्वच्छंदतावाद की भावुकता एवं अनिर्दिष्टता की प्रतिक्रिया में स्पष्टता और ग्रहता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ। देखिए, ये लाइन थोड़ी सी एक बार में पढ़ने पे तो मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं अमरनाथ? कि ये जो आंदोलन है, ये जो बिंबवाद है, ये यूरोप में एक आंदोलन के रूप में 20वीं शती के आरंभ में, 20वीं सदी यानी कि 1919 के आसपास ये शुरू हुआ था। तो 20वीं सदी के आरंभ में प्रतीकवाद की अस्पष्टता, ये लाइन समझने की है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रतीकवाद क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रतीकवाद था इसको हम लोग अलग से भी देखेंगे। इस टॉपिक को एक अलग वीडियो में इस टॉपिक पे बनाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ कि प्रतीकवाद में होता क्या था। ऐसा माना जाता था, प्रतीकवादी ऐसा मानते थे कि कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको किसी शाश्वत सत्य के प्रतीक के रूप में साहित्य में न प्रदर्शित किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर उसको साहित्य में स्थान देना है तो उसको किसी न किसी शाश्वत सत्य के प्रतीक के रूप में दिखाना पड़ेगा, तभी उसको महत्व मिलेगा, अन्यथा उसको महत्व नहीं मिलेगा। ऐसा प्रतीकवादी मानते थे। तो प्रतीकवाद जो बात कहता है वो अस्पष्ट है, वो इतनी स्पष्ट नहीं है, और साथ ही रहस्यात्मकता को भी लिए हुए, क्योंकि यहाँ पर शाश्वत सत्य वगैरह की बात होती है प्रतीकवाद में, तो ये इसमें रहस्यात्मकता भी है। तो ये इस चीज के विरोध में। और दूसरा देखिए, दूसरा वाद क्या है? स्वच्छंदतावाद। ये भी एक वाद है, स्वच्छंदतावाद। इसकी भावुकता, यानी कि स्वच्छंदतावाद में क्या होता था कि व्यक्ति को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, कि व्यक्ति क्या सोचता है, क्या उसके विचार हैं, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंपराओं को
उतना महत्व नहीं दिया जाता है स्वच्छंदतावाद में। तो उसकी भी जो भावुकता है और उसकी जो अनिर्दिष्टता है स्वच्छंदतावाद की, इन सारी चीजों की प्रतिक्रिया में स्पष्टता और ग्राह्यता लाने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है? उम्मीद करती हूँ अभी आप लोगों को ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, इसके प्रवर्तक टी हामू ने 1909 में इसका श्री गणेश किया। तो ये प्रवर्तक हो गए टी हामू और 1909 में इसका श्री गणेश किया था। एजरा पाउंड ने अपने संपादित ग्रंथ दी रिपोर्ट्स में, ठीक है, दी रिपोर्ट्स में बिंबवाद की संज्ञा दी। अब ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि जो बिंबवाद की संज्ञा है वो किसने दी थी, तो वो एजरा पाउंड ने दी थी। और ये द रिपोर्ट्स किसकी पुस्तक है, एजरा पाउंड की है। दो लाइन यहाँ से हम लोग को याद में रखनी है। आगे देखिए, हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल ने 1915 ईस्वी में भाव अथवा मनोविकार शीर्षक निबंध में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो शुक्ल जी ने अपने किस निबंध में सर्वप्रथम बिंबवाद का प्रयोग किया था, तो भाव और मनोविकार में किया था। ठीक है, आगे देखिए, बिंबवाद को प्रतीकवाद का विकसित रूप माना जाता है। वस्तुतः बिंबवाद के मूल में बिंब शब्द विद्यमान है। सामान्यतः किसी पदार्थ की मानसिक प्रतिकृति ही उसका बिंब है। यानी जब किसी किसी भी पदार्थ के बारे में जब हम उसको मन में एक छवि निर्माण करते हैं उसकी, तब वही उसका बिंब होता है। ठीक है, काव्य के अंतर्गत भाव, अनुभूति, राग और विचार जब सघन होकर इस प्रकार मूर्त हो जाते हैं कि मूर्ति विधान में प्रस्तुत अप्रस्तुत को अलग नहीं किया जा सकता, तब एक वास्तविक बिंब की सृष्टि होती है। ठीक है, तो काव्य के अंतर्गत जब रचना करते हैं तब उसके अंतर्गत जो भाव है, जो अनुभूति है, जो राग और विचार हैं, वो जब एक साथ मिल करके इस तरीके से एक एक कविता इस प्रकार से रची जाती है जिसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत को आप अलग न कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें बिंब की सृष्टि होती है। देखिए फ्रेंड्स, जो बिंब का अगर उदाहरण देखना है ना, तो सबसे बढ़िया है मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं उसमें बहुत सही बिंब का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल प्राणवान बिंब जो होते हैं उस तरीके के बिंबों का प्रयोग मुक्तिबोध करते हैं। इनकी एक कविता है भूल गलती, जो कि हमारे एनटीए-नेट के सिलेबस में भी है। भूल गलती जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारे बिंबों का प्रयोग हुआ है। और वहां पर क्या होता है, जब उस कविता को हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो भूल गलती है वो बेड़ियां पहन करके आई है और सारी चीजें बिल्कुल जो नहीं मौजूद है वो भी वहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष रूप में हम सामने देख रहे हैं। तो यही काम होता है बिंब का, जो चीज़ मौजूद नहीं है प्रेज़ेंट में उसको भी दिखाना, ठीक है ना? आगे देखिए, बिंब की उपमा एक खिले हुए पुष्प या अत्यंत रूपवती नृत्यांगना से दी जाती है। प्रकृति का सारा नैसर्गिक सौंदर्य एक खिले हुए पुष्प के रूप में बिंबित हो जाता है। इसी प्रकार अनुराग कपोलों वाली लावण्यमय नृत्यांगना की छाया छवि को देखकर लगता है कि सौंदर्य की समस्त अवधारणा उसके माध्यम से मूर्त और बिंबित हो उठी हैं। समसामयिक हिंदी कवियों में बिंब को सबसे अधिक महत्व देने वाले कवि केदारनाथ सिंह हैं। ठीक है, इन्होंने बिंब को परिभाषित करते हुए कहा है, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। तो देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली लाइन, ये जो बिंब व शब्द क्या है, बिंब एक शब्द चित्र है। तो ये बिंब से संबंधित ये लाइन ध्यान में रखनी है, बिंब एक शब्द चित्र है और जो कि कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी लाइन बहुत समझने की है। ठीक है, कल्पना तो होता है, बिंब का जो निर्माण है वो जाहिर सी बात है कि कल्पना के माध्यम से ही होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें इंद्रिय अनुभव भी शामिल होते हैं। इंद्रिय अनुभव मतलब जो अनुभव, ऐसे अनुभव जो हमने अपनी इंद्रियों के माध्यम से कभी कहीं न कहीं उसको महसूस किया है या फिर उसको आँखों से देखा है या फिर कानों से सुना है, कहीं कहीं न कहीं इंद्रियों के माध्यम से उसको अनुभव किया है और उसके बाद उस चीज़ की कल्पना करके एक प्रकार का बिंब निर्माण करना। यहाँ पर ये इस लाइन का ये मतलब निकल कर के आता है, इसके आधार पर ही जो है बिंब का निर्माण होता है। उपयुक्त परिभाषा को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, इस परिभाषा में 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं। कौन सी? पहली, बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है। ठीक? बिंब क्या है? एक प्रकार का शब्द चित्र है। दूसरी यह कि उसका निर्माण कल्पना से के द्वारा होता है। बिंब का निर्माण कैसे होता है? कल्पना के द्वारा होता है। ठीक? और तीसरी बात यह है कि उसके निर्माण के लिए इंद्रिय अनुभव के आधार का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है? जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अब किसी भी चीज की कल्पना इंसान तभी कर पाता है जब उसको कहीं ना कहीं उस चीज को या तो देखा हो या तो महसूस किया हो। ठीक है ना?
तो ये अगर आप इसको थोड़ा-सा ध्यान से मंथन करके समझेंगे ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि इंसान किसी भी चीज़ की कल्पना तभी कर सकता है ना कि जब वो उसको कहीं न कहीं देखा हो, सुना हो या उसको अपनी जो अ, इंद्रियाँ हैं, पाँचों जो इंद्रियाँ होती हैं, उसके कहीं न कहीं किसी माध्यम से महसूस किया होता है, तभी वो उसकी कल्पना भी कर सकता है। आगे देखिए, अर्थात बिना गाढ़ वस्तुगत परिचय के केवल अंतर्दृष्टि अथवा प्रतीव ज्ञान के स्तर पर बिंब का निर्माण नहीं हो सकता। ये लाइन बहुत महत्व की है। देखिए क्या कह रहा है कि केवल अंतर्दृष्टि अथवा प्रतीव ज्ञान के स्तर पर बिंब का निर्माण नहीं हो सकता। यानी उसमें इंद्रिय अनुभव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, बिंब का निर्माण अगर करना है तो इंसान जो है उस चीज को महसूस किया होना चाहिए। आगे देखिए, डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने काव्यात्मक बिंब के संबंध में दी गई प्रायः सभी व्याख्याओं को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया है। केदारनाथ सिंह की ये सारी जो व्याख्या है वो देखिए। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रंट से प्रश्न बनाया जाता है। एनटीए नेट के एग्जाम में आप लोगों ने देखा भी होगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो बिंब की हैं, और नीचे 4 लाइनें दे देता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसी तरीके की लाइनें आती हैं। ठीक, दूसरा है, बिंब वस्तुओं के आंतरिक सादृश्य का प्रत्यक्षीकरण है। बिंब वस्तुओं के आंतरिक सादृश्य का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो आंतरिक रूप है उसको दिखाना, उसको प्रत्यक्षीकरण उसका कर देना ही बिंब के माध्यम से होता है। आगे देखिए, बिंब इंद्रिय माध्यम के द्वारा आध्यात्मिक अथवा तार्किक सत्यों तक पहुंचने का एक मार्ग है। बिंब क्या है? बिंब इंद्रिय माध्यम के द्वारा आध्यात्मिक अथवा तार्किक सत्यों के तक पहुंचने का एक मार्ग है। बिंब एक अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्रचना है। बिंब क्या है? एक अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्रचना है। बिंब दो विरोधी संवेदनाओं अथवा अनुभूतियों का आंतरिक तनाव है। बिंब दो विरोधी संवेदनाओं तथा अनुभूतियों का आंतरिक तनाव है। फ्रेंड्स देखिए, एक बात बतानी थी। मैंने ये जो नोट्स तैयार किया है ना, इसको मैंने 3-4 बुक की हेल्प लेकर के तैयार किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा नोट्स बिंबवाद टॉपिक पर मैंने तैयार करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आगे देखिए, उपयुक्त सभी व्याख्याओं पर अलग-अलग विचार करने के बाद केदारनाथ सिंह सभी में अपूर्णता का अनुभव करते हुए इन्हें खारिज कर देते हैं और कहते हैं, अतः हमें बिंब निर्णय के लिए एक अधिक व्यापक और वैज्ञानिक परिभाषा की खोज करनी होगी। अधिक व्यापक और वैज्ञानिक परिभाषा की खोज करते हुए वे आई ए रिचर्ड्स तक पहुंचते हैं और उनकी परिभाषा का हिंदी रूपांतर इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये आई ए रिचर्ड्स का यहाँ पर इनकी जो परिभाषा है उसका हिंदी रूपांतर ये करते हैं कि बिंब एक दृश्य चित्र, संवेदना की एक अनुकृति, एक विचार, एक मानसिक घटना, एक अलंकार अथवा दो भिन्न अनुभूतियों के तनाव से बनी एक भाव स्थिति कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से किसी भी चीज को बिंब का नाम दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसको आप लोग पॉज करके 2 बार 3 बार को पढ़ लीजिएगा। ये आई ए रिचर्ड्स की लाइनें हैं, इसको हिंदी रूपांतरण किया गया है, लेकिन बिंब के संबंध में ये सारी बातें सही हैं। ठीक है, तो ये इन सारी लाइनों को हम लोग को कोशिश करना है कि ध्यान में रहे। आगे देखिए, डॉक्टर केदारनाथ सिंह यह मानते हैं कि रिचर्ड्स की परिभाषा में बिंब के समस्त स्तरों और भेदों को समेट लेने का प्रयास किया गया है, किंतु उनका निजी मत यह है, वस्तुतः बिंब इतना, देखिए यहाँ पर केदारनाथ ये तो मानते हैं कि इनकी जो परिभाषा है उसमें सारे चीजों को समेटने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनका जो निजी मत है केदारनाथ का वो क्या है, वो ये है। देखिए, वस्तुतः बिंब इतना गहन और जटिल शब्द है कि उसके संबंध में कोई सामान्य लक्षण निर्धारित करना बड़ा कठिन है। तो केदारनाथ सिंह ऐसा मानते हैं। तो ये वाली पंक्ति हो गई केदारनाथ सिंह की। ठीक है, बिंब को ये इतना जटिल कह रहे हैं कि उसके संबंध में कोई भी सामान्य लक्षण निर्धारित करना कठिन है। बिंबवादियों की यह एक प्रमुख मान्यता है कि सफल कविता वह है जो कम से कम शब्दों में प्रयोग के द्वारा एक पूरा चित्र खींचे। हिंदी कविता में बिंबवाद नाम का कोई वाद तो नहीं चला। ठीक है, हिंदी कविता में इस नाम का कोई भी वाद नहीं चला, किंतु बिंबों का प्रयोग हिंदी कविता की एक जान है। बिंबवाद एक प्रकार का काव्य शास्त्रीय आंदोलन था।
ठीक है? तो ये लाइन भी बिंबवाद के बारे में सही है कि एक काव्यशास्त्रीय आंदोलन था। बिंबवाद क्या था? एक काव्यशास्त्रीय आंदोलन था। इसका विकास भी क्रांतिकारी ढंग से हुआ, परंतु वह समाज और बौद्धिक धरातल पर स्थित स्वच्छंदतावाद को समाप्त नहीं कर सका। देखिए स्वच्छंदतावाद क्या है? जो व्यक्ति को बिल्कुल स्वच्छंद होने की स्वतंत्र होने की जो बात है उसको रखता है, तो उसको ये समाप्त नहीं कर सका। सन 1930 में इस विचारधारा का अंतिम काव्य संकलन निकला और द्वितीय विश्व युद्ध के आते-आते इसका प्रभाव समाप्त हो गया। तो बिंबवाद के बारे में ये बात भी सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आते-आते इसका प्रभाव समाप्त हो गया या फिर 1930 के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो प्रश्न कितना भी घुमा-फिरा करके आता है, हम उसको कर पाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि मेरा ज़्यादातर वीडियोज़ जो है मेरी वो थोड़ी बड़ी भी हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर एग्ज़ाम में कोई कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बिंबवाद टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई दुविधा होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ, करती भी हूँ। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।